अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 का बायोडाइवर्सिटी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कहा किसको जाता है। बायो का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। कितनी वैरायटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी इस दुनिया में प्रेजेंट है। इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिनमें ह्यूमन वन काइंड है। अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की, फॉर एग्जांपल नीम का जो ट्री है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी तरह के 10 मिलियन काइंड के 10 मिलियन किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ में। लेकिन उनमें से सिर्फ 1/3 यानी कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन का अगर हम 1/3 निकालें तो वो बनता है 3.33 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को रिकॉर्ड में लाया गया है, जिसके बारे में स्टडी की है बायोलॉजिस्ट ने। बाकी 6.6 मिलियन ऑर्गेनिजम्स अननोन है, प्रेजेंट है, लेकिन उनके बारे में हमें या बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि अर्थ में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की। अब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई इसलिए कर दिया गया ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ताकि उनकी स्टडी करना आसान हो। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किस बेस पे किया गया है, उनकी सिमिलैरिटी और उनमें जो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनकी बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। 5 जो ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी और जो डेफिनेशंस वगैरह करनी है उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगी। तो जो 5 हमारे पास हैं ये किंगडम और ग्रुप्स या प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं, उनके नाम है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनकी डिटेल में हम इनकी स्टडी करेंगे जब भी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक आएगा। रहता है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी विद इन द स्पीशी और अमंग स्पीशीज, स्पीशी के दरमियान और वैरायटी का प्रेजेंट होना, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना, ये डाइवर्सिटी कहलाता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स की, वो डिपेंड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट क्या, कहीं पे अगर ठंडी ठंडी जगह है, ज़्यादा ठंडा वहाँ के इलाके ठंडे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। अगर कोई जगह गर्म है तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के और तरह के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स जो सर्दियों के प्लांट्स हैं, ठंडी जगहों के प्लांट्स हैं, वो गर्म जगहों पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो गर्म जगहों के प्लांट्स हैं वो ठंडी जगहों पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह क्लाइमेट की बेस पे भी डाइवर्सिटी ने खुद को एक स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइन किया हुआ है कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स किस जगह पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड कहते हैं सी लेवल से कितनी हाइट पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन लेवल पे सर्वाइव कर सकता है। अब प्लांट्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है। सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी, सॉइल भी बहुत मैटर करती है, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना एक प्लांट की एक टाइप या एनिमल की एक टाइप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यहाँ पे आपने सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करनी है। यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में होना क्यों प्रेजेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए प्लांट्स का क्या काम है। फर्स्ट पैराग्राफ में प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि प्लांट अब हम ह्यूमन है, ह्यूमन को प्लांट की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, हम सांस ले पाते हैं और हमारा सर्वाइवल है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, अल्टीमेटली इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता चला कि अगर प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट काइंड की ड्रग्स जिनको हम मेडिसिन्स कहते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से ली जाती हैं। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। अच्छा, एक तो प्लांट से हम लकड़ी लेते हैं, बहुत सी जगहों पे अभी भी घर लकड़ी से बनते हैं। अगर नहीं बनते तो हमारे घरों में बहुत सारा काम लकड़ी का होता है। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। और उसके अलावा लकड़ी जलाने के काम आती है। तो इस तरह से हमें हमें हमारे लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स। अब प्लांट कॉटन है, कॉटन से क्या बनता है, फाइबर, कपड़े बनते हैं। अगर कॉटन नहीं होगी, प्लांट नहीं होगा तो कॉटन नहीं होगी, कॉटन नहीं होगी तो फाइबर्स नहीं बन सकते। डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, ऑयल्स, ये सारी हमारी डायरेक्ट सोर्स हैं प्लांट से। प्लांट इटसेल्फ, डिफरेंट काइंड के प्लांट्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ में और जिससे हम डिफरेंट चीज़ें गेन करते हैं, हासिल करते हैं। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर आप ये चीज़ सपोज करें कि अगर एक इकोसिस्टम में सिर्फ ह्यूमंस हो, ना प्लांट्स हो, ना एनिमल्स हो, तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ह्यूमन सर्वाइवल नहीं है। सेकेंड पे आ जाता है एनिमल्स। आपको पता है कि जो ह्यूमन है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ, ये अपनी फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे अपनी फूड सोर्स के लिए। अब अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो मिल्क नहीं लिया जा सकता, मीट नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा शीप्स की जो वूल उतरती है उससे भी कपड़े बनते हैं। ड्रेस, कपड़ा नहीं बन सकता। तो इस तरह से क्या है, दोनों चीज़ें जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। इसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है उसको भी मेंटेन किया जाता है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ये समझने वाला है, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा से सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म की जिसकी भी डेथ हो जाती है उसको ऊपर उसको डिकम्पोज करके उसको सॉइल में डाल देते हैं और वो सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक तो पोल्यूशन नहीं होती और सेकंड न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं, दोबारा से सॉइल में ऐड हो जाते हैं और सॉइल से दोबारा क्रॉप उगती है। ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स कंज्यूम करते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो दोबारा से वो सॉइल में वापस चले जाते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करते हुए हमने पढ़ा था कि 10 मिलियन काइंड के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो 10 मिलियन काइंड के अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उनको स्टडी करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई एक सिस्टमेटिक वे में उनको स्टडी ना किया जाए। उनमें से हमने पढ़ा था कि 1/3 जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नोन है, बाकी जो 2/3 हैं वो अननोन है। उनमें 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप के प्लांट्स हैं। 0.5 मिलियन टाइप्स के, यहाँ पे टाइप्स की बात हो रही, नंबर की बात नहीं हो रही, नंबर तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब इतनी ज़्यादा काइंड के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो उनको क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटी, कि उनमें क्या चीज़ें एक जैसी है और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, उनको इस बेस पे सेपरेट किया जाता है। जब इतने ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और उनका बिहेवियर काफ़ियों का डिफरेंट है। अगर एक स्मॉल बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें, बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। नो डाउट बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस है, बट वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, वो बॉर्डर लाइन केस है।
वो नॉन लिविंग है अगर उसको उसका होस्ट नहीं मिलता, और अगर वो किसी अपने होस्ट में आ जाता है तो वो लिविंग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है। तो सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे छोटा है। उधर से लेके अगर हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस वहाँ तक डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें से कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, तो ये सब डिफरेंट हैं। तो इसलिए इनको क्या किया गया, इनको कर दिया गया डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इस पैराग्राफ में आपने कुछ नहीं करना, बस ये 2 एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जिसको टेक्सोनोमी कहा जाता है, और ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि उनकी एवोल्यूशन वो शुरू उनके ऑर्गेनिज्म की जो मैकेनिज्म है वो शुरू का कहाँ से हुए और उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आती गई, उसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। और वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं उसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं, ये आपने दोनों कर लेनी है, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब इन दोनों ब्रांचेस के जो मेन एम है, ये 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्यों की जाती है क्लासिफिकेशन। एक तो उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि उनकी जो चीज़ें सिमिलर हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म उड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पैरोज पैरट्स उड़ सकते हैं, तो हमने इनको क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया। उसी तरह जैसे बफलोज, काउज, शीप्स, गोट्स हैं, ये चल सकते हैं, उनके 4 पाँव होते हैं, इनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इनको हमने ग्रुपिंग कर दी इनके। और सेकंड पॉइंट है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कि इनके दरमियान 2 ऑर्गेनिज्म, जैसे अब मैंने एग्जांपल दी कि उड़ने वाले हैं, स्पैरो एंड पिजन कर लें या स्पैरो एंड पैरट कर लें। अब ये दोनों उड़ने वाले हैं, लेकिन ये किस पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनकी एवोल्यूशन। अब वो दोनों उड़ते हैं, उनके पास विंग्स हैं, तो विंग्स की एवोल्यूशन कहाँ से हुई, तो इसमें हम स्टडी करते हैं, वो क्लासिफिकेशन में करते हैं, टेक्सोनोमी में एंड सिस्टमैटिक्स में। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो बेस करती है इसकी बुनियाद किस चीज़ पे है, मैंने अभी आपको बताया कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे, ज़मीन पर चलने वाले अगर जानवर हैं तो वो सिमिलर हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट सेम आएगा जहाँ पे वो दोनों एक हो जाएंगे, और उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे। जो ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में रखे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि स्पैरो रिलेट करती है मोर विद द पिजन्स एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। ऐसा क्यों है कि स्पैरो भी उड़ती है और पिजन्स भी उड़ते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों की जगह जो उड़ने वाले परिंदे हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सिमिलर है, एक जैसी हैं। जब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है तो उनकी ये चीज़ें नोट की जाती हैं। सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये तो पहले था, अब क्या हो गया, मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज़ आ गई हैं, तो हमें टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो गई कि अगर उनका डीएनए सिमिलर है या डिफरेंट है तो हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये मॉडर्न है, डीएनए जेनेटिक की स्टडी। पहले क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनकी स्टेजेस की डेवलपमेंट की बेस पे।